वोल्टेज, करंट, उसके बाद ओम्स लॉ, उसके पहले विद्युत परिपथ कैसे बनते हैं, ओम्स लॉ के बाद श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, जाहिर सी बात है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध भी आ गया था उसके पहले। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के बाद हम देख रहे थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कल डेफिनेशन देख ली थी। आज जूल का तापन नियम देखना है। जूल का तापन नियम देखने के साथ और क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति पढ़ने के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, बात करते हैं आज के चैप्टर में। मैं अपनी स्क्रीन तैयार कर लूं। ये चीज पढ़ के देखना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, जरूरी है। पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। डेफिनेशन कल बता चुका हूं मैं। हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी के संयोजन से किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। तो इन्होंने इतनी सी लाइन में बैटरी कैसे काम करती है, सेल कैसे काम करता है, जो घड़ी के सेल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बोल दिया। तो सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए कि सेल कैसे काम करता है, सेल में होती है एक रासायनिक क्रिया। जो सिंपल सेल बनाए जाते हैं ना, लिक्विड से बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, एक जैसे टब जैसा लिया और उसमें एक पदार्थ भर दिया जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब कि उसमें आयनों का आदान प्रदान आराम से हो जाता है। वो उसमें वो काम ही इसलिए करता है। उसको क्या करते हैं, उसमें एक दो इलेक्ट्रोड की प्लेट लगा देते, दो धातु की प्लेट लगा देते हैं। नॉर्मली एक जिंक और एक कॉपर होती है। जिंक और कॉपर का यूज कर सकते हैं हम, जिंक का और कॉपर का, और इसमें एक लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड भरने के बाद होता क्या है, एक धातु से दूसरे धातु में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाते हैं। उसके कारण से क्या होता है, एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव की तरह काम करने लगता है और एक टर्मिनल पॉजिटिव की तरह। मतलब एक पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिव की तरह काम करने लगेगा, एक पर पॉजिटिव, में उदाहरण ले रहा हूँ केवल, एक पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो धन टर्मिनल की तरह काम करने लगेगा, जिसके कारण से इन दोनों टर्मिनल के बीच, इन दोनों धातुओं के बीच जो है उत्पन्न हो जाएगा विभव। विभव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभव भी बोल सकते हो, विभवांतर भी बोल सकते हो। विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही हम इधर से एक तार से टच करके एक बल्ब यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विभवांतर के कारण से विद्युत धारा इस तार में से होकर जाने लगेगी और बल्ब जो है वो जलने लगेगा, है ना। तो यही बोल रहे थे। अच्छा, कल मैं बात कर रहा था कि एक सिंपल सा सेल कैसे काम करता है, वो आपको बताना था, है ना। तो आज देख लेंगे वो चीज। पहले अपन थोड़ा सा देख ही लें क्या, क्यों टाइम वेस्ट करें, देख लेते हैं एक सिंपल सा सेल जो है वो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने अनुभाग में अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है ना। मैंने शायद आपको थोड़ा रिवाइंड करवाऊं यदि, तो बल्ब के बारे में एक बात बताई थी कि बल्ब क्या करता है, वो जो यहाँ पर बैटरी है, वो बैटरी एक टंकी की भांति काम करती है। भरा हुआ पानी है, उसका ये वाला टर्मिनल भरा हुआ है, ये वाला खाली है। तो ये अपन ने क्या लगा दिया, एक तार को एक पाइप की तरह माने, तो तार में से पानी जाता है। पानी जाता है मतलब करंट जाता है। ये सब चीज मैं एग्जाम्पल लेके बता चुका हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने कंपेयर किया था एक बैटरी को भरी हुई टंकी से और बल्ब को किया था खाली टंकी से। एक एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने, है ना। तो क्या होता है, भरी हुई टंकी से खाली टंकी में पानी कब तक जाएगा, जब तक पानी दोनों में बराबर ना हो जाए, दोनों का पानी बराबर ना हो जाए जब तक जाता रहेगा। लेकिन ये बल्ब क्या करता है, उस जो इसको पानी मिल रहा है उसका यूज कर लेता है, काय में ऊष्मा उत्पन्न करने में, रोशनी उत्पन्न करने में इसका यूज कर लेता है, जिसके कारण से कभी भी इसका टंकी का पानी जो है वो भरा नहीं पाता, बराबर नहीं हो पाता, और इससे पानी लगातार इसमें जाता रहता है और वापस इसमें आता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं, उस टाइम नहीं बोल सकता था ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर जो भरी हुई टंकी और खाली टंकी का उदाहरण था, उसमें ये समझो, ये ही जो धन टर्मिनल है वो भरी हुई टंकी है, और जो ऋण टर्मिनल है वो खाली टंकी है। ये भरी हुई टंकी है और ये खाली टंकी है। तो पानी कहाँ से जाएगा,
पाइप जोड़ दिया है, पानी इधर से लेकर इधर तक जा रहा है। बीच में जो बल्ब है वो नल की भांति काम कर रहा है, जो कि अब ये पानी कहाँ से भेज रहा है, भरी टंकी से खाली टंकी में जाना चाहिए पानी। कब तक जाना चाहिए, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। लेकिन बीच में हमने जो है वो नल लगा दिया है, तो ये नल क्या कर रहा है, वो टंकी के पानी को पहले ही यूज कर ले रहा है, इसके टर्मिनल तक पहुंचने से पहले ही जो है वो यूज कर ले रहा है। यूज कर ले रहा है तो पानी इधर इधर तक वापस उत्तर के उत्तर पहुंच ही नहीं पा रहा है। नहीं पहुंच पा रहा है तो इन दोनों के बीच जो है वो पानी बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए लगातार पानी जो है इससे बहता जा रहा है और नल में से निकलता जा रहा है। कब तक बहेगा, जब तक इसमें पानी है, मतलब इसमें जब तक विभव है, जब तक जो है वो, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, जब तक ऊर्जा है इसके पास, तब तक ये बल्ब जलाता रहेगा। और जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी, सेल डाउन हो जाएगा, और हमको जो है वो बल्ब जलता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको, है ना। उसके बाद वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने अनुभाग में अध्ययन किया था कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। ये ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो यहाँ पर ऊर्जा कहाँ चली गई, बल्ब में ऊष्मा के रूप में निकल गई है। विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखों की पंखुड़ियों को घुमाना। हम जब पंखा चला रहे हैं तो पंखा उस जो हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं उसको, उस ऊर्जा का यूज कहाँ कर रहा है, वो पंखियों को घुमाने के लिए कर रहा है। हम ये भी बात करेंगे जब चैप्टर के मतलब नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे, हम चैप्टर नंबर 13 में जाएंगे, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि पंखा कैसे काम कर रहा है ना। पंखा वही सीख रहे होते हैं उस चैप्टर में हम, तो पंखा कैसे घूम रहा है, तो अजीब, आप जब फिर पंखा देखोगे तो उसको देखने का नजरिया एक तरह से बदल जाएगा। पंखा पूरी हद तक हम बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे घूम रहा है वो, क्योंकि विद्युत मोटर की बात ही काम कर रहा है। और जो हम विद्युत मोटर पढ़ते हैं और पंखा की मोटर जो है, तो उसमें प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखेंगे फर्क बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। और अगर हो सका, अगर मैं सब चीजें सही रही, मैं अगर किसी के पास खराब पंखा रखा हुआ है घर में, तो वो पंखा ले आना स्कूल में, हम अपन पंखा उसको जो है वो अंदर की पार्ट दिखाएंगे आपको कि कैसे घूमता है वो। स्कूल में रखा हुआ तो स्कूल में दिखा दूंगा मैं कि अंदर से पंखा कैसा दिखता है, कैसे कैसे विद्युत मोटर जो हम पढ़ते हैं और रियल में जो मोटर हो जाती है वो उसमें कितना फर्क आ जाता है, वो भी दिखा दूंगा मैं, है ना। तो प्रैक्टिकलिटी में पढ़ रहे होंगे हम। जो भी हम ऊर्जा का स्रोत देते हैं, जो भी विद्युत ऊर्जा देते हैं किसी चीज को, तो चीजें अपने उससे काम करती है। जैसे पंखा जो है घूमने में कर लेता है, स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है, जो साधित्रों में ताप में वृद्धि करती है। मतलब आप देखोगे पंखा ज्यादा चल जाएगा तो गर्म हो जाएगा, टीवी ज्यादा चल जाएगी तो गर्म हो जाएगी, मोटर ज्यादा चल जाएगी तो गर्म हो जाएगी। तो वो क्या कर लेता है, ऊर्जा का जो बचा हुआ भाग रहता है वो ऊष्मा के रूप में निकल रहा होता है। इसका प्रेक्षण प्राय हम दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, जैसा मैंने बोला आपको। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशेष रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित रहती है। मतलब हमने बैटरी से केवल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। जब हम कुछ सर्किट बनाएंगे तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रैक्टिकलिटी में। कुछ बेसिक सर्किट बनाएंगे तो आप देखोगे जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, जो प्रतिरोध हम लगाते हैं, जो कि इस तरह से दिखता है कुछ, वो प्रतिरोध जो है, या फिर ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं कुछ ऐसा, ट्रांजिस्टर जो है वो ऐसा इक्विपमेंट रहता है, उसकी 3 टांगे होती हैं, है ना। वो ट्रांजिस्टर जो लगाते हैं वो गर्म होने लगते हैं। क्यों क्यों गर्म होने लगते हैं, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट ऊष्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें उसको जो विद्युत ऊर्जा मिल रही है उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज देखने को मिलेगी जब आप प्रैक्टिकलिटी में इसको यूज करेंगे। इसके विपरीत इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही बोल रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। तो इन्होंने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को अलग शब्दों में समझाया हुआ है। सही डेफिनेशन कल मैं बता चुका हूँ। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर वी है और इसमें टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यू आवेश विभवांतर सर्किट का जो है वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा सर्किट एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक चीज यहाँ पर देखो, उस सर्किट को ही ले आता हूँ यार मैं यहाँ से, ये वाले सर्किट का यूज कर रहे हैं वो। इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हुए बुक कह रही है, क्या कह रही है, बुक कह रही है कोई प्रतिरोध है। अब यहाँ पर वो प्रतिरोध जो है वो कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई मोटर भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक, और सभी का प्रतिरोध होता है अपना।
है ना। तो वो बल्ब, टीवी, मोटर ना दिखाते हो, उन्होंने उसको एक रेजिस्टेंस से दिखा दिया, प्रतिरोध से दिखा दिया, है ना, प्रतिरोध से दिखा दिया। तो ये कोई प्रतिरोध है, उसके दोनों सिरों पर क्या लगा दिया है, विभवांतर मापी लगा दिया, मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो तार से बीच में अमीटर लगाया हुआ है, अमीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। देखो अमीटर डायरेक्ट तारों के बीच में लगा दिया है, वोल्ट मीटर के लिए तार को जो है वो इधर से लेकर गए हैं। तो अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है और एक कुंजी लगा दी है, कुंजी मतलब की लगा दी, स्विच लगा दिया जिसको बंद चालू कर सकते हैं। और ये कौन सी कुंजी है, कोई बताएगा, खुली कुंजी है कि बंद कुंजी है, स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन। ऑन है, बिल्कुल ऑन है। बीच में डॉट लगा हुआ है, तो ये बंद कुंजी है बेटा, खुली नहीं है। खुली कुंजी में ये ब्रैकेट लगे रहते हैं बस, बंद कुंजी में ये रहता है, बीच में डॉट लगा रहता है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा इसमें से होकर जा सकती है। तो यहाँ पर बंद कुंजी लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि इसमें से विद्युत धारा लगातार जा रही है। और यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, विद्युत धारा जाते हुए दिख रही है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए बुक बोल रही है, इस सर्किट को बोल रही है कि एक प्रतिरोध आर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज लगाया हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और उसमें जो है वो विभवांतर लगा, एक बैटरी लगा दी गई है। इस सर्किट में करंट कितना बह रहा है, आई एम्पियर करंट बह रहा है। कब तक बह रहा है, टी समय के लिए बह रहा है। और जब आई एम्पियर करंट बह रहा है, तो बोल रहे हैं कि क्यू आवेश टी समय तक बह रहा है, क्यू आवेश टी समय तक बह रहा है, ऐसा बुक बोल रही है ना। उसके बाद जो बुक शुरुआत कर रही है, वो कर रही है P इक्वल्स टू बी अपन क्यू अपन टी से। मैं बता रहा हूँ, बुक पर आ जाओ। P इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन टी से। शक्ति की बात आ गई यहाँ पर, विद्युत शक्ति को परिभाषित किया हुआ है। शक्ति यहाँ पर इन्होंने पहले ही परिभाषित कर दिया है, जबकि शक्ति जो है वो इसके बाद हाँ यहाँ पर आएगी। विद्युत शक्ति जो है वो यहाँ पर आती है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, ये होता है फॉर्मूला। उन्होंने जो है वो पहले ही सब शक्ति का फॉर्मूला यूज कर लिया है, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अपन निकालते हैं, अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। V इक्वल्स टू आई से यहाँ पर यदि हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, वोल्टेज का पहला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था आपने, V इक्वल्स टू, किसी को याद है वोल्टेज का पहला फॉर्मूला? करंट और वोल्टेज पढ़ा था ना? नहीं नहीं, ये तो ओम का नियम है। वोल्टेज विभव जी आर, अरे भाई देखो, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने आई का फॉर्मूला, फिर वी का फॉर्मूला पढ़ा था। आई का फॉर्मूला था क्यू अपॉन टी, ये था आई का फॉर्मूला बेटा। और यदि मैं वी का फॉर्मूला बोलूं, विभव को अनंत दूर से लिए गए कार्य को, वी का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्यू, था क्या? हाँ ना, तो बोल दो कम से कम। W अपॉन क्यू किसी चार्ज को अनंत दूरी से परिपथ के किसी बिंदु तक किए जाने में किए गए कार्य को हम क्या बोल रहे थे, उस बिंदु पर विभव बोल रहे थे। और इसको कैसे दिखाया था, किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश का परिमाण। अभी भूल गए हो तो फिर कब याद रहेगा। V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले से Q की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए, तो I को मैं इधर लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई इंटू टी। ये मुझे मिल गया दूसरा समीकरण, Q की वैल्यू मिल गई। इस Q की वैल्यू को मैं पहले नंबर वैल्यू में पुट कर दूं, पहले वाले समीकरण। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना, पुरानी बुक का वो है। मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हम जूल का तापन नियम बनाते हैं। जूल का तापन नियम क्या है, ये वाला सर्किट बनता है जूल के तापन नियम में।
और जूल का तापन नियम है क्या वही समझ रहे हैं, पहले उसको व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। तो हमने पहले वोल्टेज की परिभाषा लिखी। वोल्टेज की परिभाषा से क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, उसको समीकरण नंबर एक नाम दे दिया। फिर उसके बाद करंट की परिभाषा लिखी, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। हमको इसमें इसमें Q की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि Q की वैल्यू हम वोल्ट में उसमें पुट कर सकें। Q की वैल्यू निकालने के लिए I का यहाँ पर T से मल्टीप्लाई कर दिया, Q इक्वल्स टू IT हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से 1 में मान रख देंगे, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो आप समीकरण नंबर 2 से 1 में मान रखने पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ। जब मान रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q की जगह क्या रख दूं, I इंटू टी, टी, है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, W के लिए फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि किया गया कार्य जो है वो शक्ति कहलाती है ना, या फिर किया गया कार्य जो है वो उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर भी होता है। तो हम W को रिप्लेस कर देंगे ऊष्मा से। किया गया कार्य जो ऊर्जा हो रही है वो ऊर्जा का रूप है ना। W को हम रिप्लेस कर सकते हैं H से, तो हम W का फॉर्मूला निकालना है तो I और T का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, V से कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये W बराबर से VIT। यहाँ पर जो किया गया कार्य रहेगा वो उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होगा किसी तार में। मतलब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अब आप यहाँ से विद्युत धारा भेज रहे हो, करंट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस गर्म होगा ना, गर्म होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो विद्युत धारा के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। मतलब हम W को रिप्लेस कर सकते हैं H से, यहाँ पर लिख देंगे, या W की जगह हम रिप्लेस कर देंगे H से, H इक्वल्स टू VIT, VIT, है ना। ये हो गया एक तो। और इसी को जो है, यदि मैं V का फॉर्मूला यहाँ पर, ये यही जूल का तापन नियम है। देखना जूल का तापन नियम के अलग अलग रूप निकलते हैं, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर वर्क है। वर्क को कार्य किया गया कार्य जो है वो ऊष्मा के बराबर होगा, विद्युत धारा जितना भी काम करेगी वो ऊष्मा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसको हम H इक्वल्स टू VIT पढ़ेंगे, इसी को हम जूल का तापन नियम कहते हैं। या फिर इसी में यदि हम एक और चीज पुट कर दें, आपको मालूम है V का फॉर्मूला एक और पता है, ओम के नियम से V इक्वल्स टू होता है ईयर, होता है कि नहीं। अगर हम V का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दें तो एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यह करके हम लिखेंगे H इक्वल्स टू, V की जगह पुट कर देंगे IR, I एक और है I इंटू टी, 2 I हो गए, मल्टीप्लाई करके लिख दें तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हमारा बेसिक जूल का नियम है, इसी का हम यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जूल का तापन नियम होता क्या है ना। तो ये आपने सीखा जूल का तापन नियम आया कहाँ से, कहाँ से ड्राइव हुआ, कहाँ से ड्राइव हुआ। सबसे पहले वोल्टेज की परिभाषा लिखी, उसके बाद करंट की परिभाषा लिखी, करंट की परिभाषा से क्यू की वैल्यू निकाली, आवेश का फॉर्मूला निकाला, किसके फॉर्म में, I इंटू टी के फॉर्म में, उसको पुट कर दिया वोल्टेज वाले में। वोल्टेज वाले में जैसे ही पुट करा तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला। उसमें से हमको निकालना है किया गया कार्य, क्यों, क्योंकि किया गया कार्य किसके बराबर होगा, उत्पन्न हुई ऊष्मा के बराबर होगा। किया गया कार्य बराबर से होगा ऊष्मा के बराबर, जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उस रेजिस्टेंस से, कौन से रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से, उसके बराबर होगा किया गया कार्य। तो हमने W इक्वल्स टू लिख दिया VIT, W को रिप्लेस कर दिया H से, है ना। W को रिप्लेस करा तो H इक्वल्स टू क्या होगा, VIT। हमने V का ओम के नियम से, ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर दी IR जैसे ही पुट करी तो जो हमारे पास जूल का तापन नियम आया निकल के, वो होता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। यही जूल का तापन नियम है, यही जूल का तापन नियम है। अब इस चीज को आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में ये चीज समझ में नहीं आएगी। बुक में जो है वो थोड़ी सी उटपटांग तरीके से दी हुई है, विद्युत शक्ति से परिभाषित किया हुआ है। यहाँ पर विद्युत शक्ति आ गई, जबकि विद्युत शक्ति अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। और ये जूल का तापन नियम है, देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपको दिख रहा है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यही बेसिक जूल का तापन नियम है, H इक्वल्स टू VIT, है ना। तो हमने जो है वो उसको वोल्टेज और करंट के माध्यम से निकालने की कोशिश करा। अब जूल का तापन नियम होता क्या है, जो कि पूछा जाता है, ये चीज पूछी नहीं जाएगी आपसे। आपको याद क्या रखना है, जूल का तापन नियम का फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला होता है, H इक्वल्स टू VIT या H स्क्वायर I स्क्वायर RT, H इक्वल्स टू VIT या H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब ये क्या दिखा देता है, ये दिखा ले, पहले तो H क्या है, H है हीट, H है हीट, हीट बोले तो ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी।
देखो मैं एक पहले बड़ी पिक्चर समझा दूं तो हम कर क्या रहे हैं, तुमको पता ही नहीं होगा अगर ये बात कि हम कर क्या रहे हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि हम यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने के बाद उसका रेजिस्टेंस के कारण से, रेजिस्टेंस उसको बहने से रोकता है, उस रोकने के कारण से वो तार गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो इस चीज का हमने यूज कर लिया और इसको बोलते हैं तापीय प्रवाह विद्युत धारा का, और इसी के बेस पर हमने बहुत सारी चीज बना ली, फ्रिज बना ली, गीजर बना लिया, ब्रेड टोस्टर बना लिया, ओवन बना दिया, हीटर बना लिया, बहुत सारी चीजें बना ली। किसी पे वही चालक तार में विद्युत धारा प्रोवाइड करो, वो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो अब साइंटिस्ट के मन में दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि गर्म तो हो रहा है लेकिन हीट उत्पन्न हो रही है, तो हम साइंस में हीट को भी तो परिभाषित कर सकते हैं, हीट को परिभाषित किया हुआ है हमने, तो कितनी हीट उत्पन्न हो रही है, वो ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है, क्वेश्चन आना चाहिए ना। और वो ऊष्मा आ कहाँ से रही है, मतलब वो ऊष्मा किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कौन कौन सी चीजें हैं, वोल्टेज है, करंट है, चार्ज है, टाइम है, किस पर डिपेंड कर रही है वो। कुछ ना कुछ चीज तो होंगी, क्या हमने अगर करंट दिया ही नहीं तो क्या ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, क्या हमने केवल 1 सेकंड के लिए उत्पन्न किया तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर हम वही करंट जो है, अगर 10 एम्पियर करंट हम 1 घंटे तक देते हैं तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा को जूल में नापते हैं ना हम, तो बोल रहे हैं कि ऊष्मा, वही वही साइंटिस्ट ने सोचा कि ये ऊष्मा आई कहाँ से, हम उसको मैथमेटिकली तो सॉल्व करें, वही सॉल्व करा जूल ने जो है वही साबित किया, और जो नियम उनका निकल के आया H=I²RT या H=VIT, उससे पता चलता है कि ऊष्मा किस किस पर डिपेंड कर रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ऊष्मा जिसके कारण से ऊष्मा कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये हम जूल के तापन नियम में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो वही बताता हूँ, ऊष्मा जो है वो किन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर, वो डिपेंड कर रही है करंट पर, वो डिपेंड कर रही है टाइम पर, समय पर। काय का समय, विद्युत धारा कितनी देर तक देते हैं उस समय पर, ज्यादा देर तक दोगे ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, कम देर तक दोगे कम मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। ये स्टैंडर्ड है VIT, जो प्रैक्टिकली है वो ये है I²RT। इससे हमको जूल के तापन नियम के बारे में पता चलता है क्या, कि जूल का तापन नियम उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर अगर इस चीज को देखोगे आप, देखना इन तीनों चीजों को मैं तोड़ के लिख लेता हूँ। इसको बोल सकता हूँ H∝I², इसको बोल सकता हूँ मैं H∝R, और H∝T। इस चीज को मैंने 3 भाग में, देखना ये 3 टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, दूसरे वाले फॉर्मूले में, इसमें भी 3 पे था, वोल्टेज, करंट और समय। इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा था कौन, उत्पन्न हुई ऊष्मा, जो भी हीट उत्पन्न हो रही है, हीटर में चल रही है, या किस किस पे डिपेंड कर रहा है, उसको वोल्टेज कितना दे रहे हो तुम, उसको करंट कितना दे रहे हो, और कितने समय तक दे रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हीटर चालू करके बंद कर दोगे तो वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, ज्यादा देर तक जलाकर रखोगे तो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये वाला फॉर्मूला होगा, दूसरे वाले फॉर्मूले मतलब जो कि प्रैक्टिकली उस पर बात कर रहे हैं, तो हम देखना है कि करंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या यहाँ नहीं कर रहा था, प्रतिरोध पे कर रहा था, इसमें छुपा हुआ था प्रतिरोध, इसलिए प्रतिरोध पे हम जो है वो क्लियरली नहीं दिखा पा रहे थे, और प्रैक्टिकली हमको प्रतिरोध पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। प्रतिरोध पर ही डिपेंड करता है हम कौन सी कॉइल कितने प्रतिरोध की ले रहे हैं, उसके उस पर ही डिपेंड करता है कि हम ऊष्मा इतनी ज्यादा, इसलिए जो है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रासंगिक है इस वाले की तुलना में, है ना। क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास फिक्स है, देखो वोल्टेज जो है वो हम घरों में जो ले रहे हैं वो 220 वोल्ट ले रहे हैं, जो बैटरी होगी वो 5 वोल्ट की होगी, 9 वोल्ट की होगी, 12 वोल्ट की होगी, तो वोल्टेज पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि हम तार के, जो बल्ब का तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, जो हीटर का तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, जो प्लेट या कॉइल हम प्रेस में यूज करेंगे उसका तार अलग रहेगा, जो हम सिकाई के लिए पैड यूज करते हैं, हीट पैड, उसका तार अलग रहेगा, उस तार का रेजिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, इसलिए जो है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जाता है। 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है उत्पन्न हुई ऊष्मा, किस किस पर, बहने वाली धारा पर, प्रतिरोध पर तार के, और वो धारा कितनी देर तक बही, ये करंट कितनी देर तक बहा, टाइम पर कितनी देर तक करंट बहा, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इस चीज को स्प्लिट करके जूल ने बताया कि जो उत्पन्न हुई ऊष्मा रहती है, जो हीट रहती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ऊष्मा रहती है, जो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला स्टेटमेंट जूल ने दिया, क्या दिया, पहला स्टेटमेंट जूल ने दिया, क्या बोला, उस तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा, जो तार लिया है हमने उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है
उसकी मात्रा उस पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रही है? करंट पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? उसके लिए पहला स्टेटमेंट कौन ने दिया? जूल ने दिया। बोला कि जो तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो हीट उत्पन्न होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जूल ने पहला स्टेटमेंट दिया, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के। ठीक, मतलब आप जो है करंट को, करंट जैसे, इसका मतलब बेसिक मतलब बताऊं मैं आपको, जैसे जैसे करंट जो है वो बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी बढ़ेगी। बेसिक मतलब ये हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है उसमें उत्पन्न, दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला तो हो गया कि उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे हम, किसको? फॉर्मूला लिखो, इसको फॉर्मूला लिखो। उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा, किसमें? चालक तार में। चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर स्क्वायर था आई का, इसलिए हमने बोल दिया था कि विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम बोलेंगे उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें उस चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। और तीसरा बोलेंगे हम स्टेटमेंट कि उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा, उस चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उस चालक तार में विद्युत धारा के बहने के समय के, जितनी देर विद्युत धारा बह रही है, समय के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो ये तीन स्टेटमेंट बनते, कहां से आए ये तीन स्टेटमेंट? ये तीन स्टेटमेंट आए इस फॉर्मूले से, है ना। इस फॉर्मूले के देख के ही बता सकते हो आप, एच किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर के। एच किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। एच किसके प्रोपोर्शनल है? टी के। आई स्क्वायर आर टी कैसे प्रोपोर्शनल है? तो हम बोलेंगे, पहला बोलेंगे कि विद्युत धारा, जितनी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होगी उस तार में, वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। फिर जितनी विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगी। जितनी विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हैं, कितने समय तक उसको दे रहे हैं हम विद्युत धारा, उस समय के भी अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ाओगे विद्युत धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बढ़ाओगे, जो ऊष्मा होगी वो बढ़ेगी। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे उत्पन्न हुई ऊष्मा बढ़ेगी, है ना। तो जूल ने ये तीन चीजें बताई कि भाई, सीधी सी बात अगर मैं मोटे बातों में बोलूं तो मोटी बातें ये हैं, जूल ने बोल दिया कि करंट बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी, बहने का टाइम, करंट कितनी देर तक दे रहे हो, जैसे जैसे समय बढ़ाओगे समय बढ़ता जाएगा, ऊष्मा भी बढ़ती जाएगी। जूल ने ये बोल दिया। कितनी सिंपल सी बात है ना, जूल ने कितनी सिंपल सी बात बोली, लेकिन उसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ा उनको, कई सालों लग गए होंगे इसको प्रूव करने के लिए जूल। तो जूल ने क्या बोल दिया? जूल ने बोल दिया कि देखो, उसके पहले ये तो बता दिया उन्होंने कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जूल ने बोल दिया कि वो ऊष्मा किस किस चीजों पर डिपेंड कर रही है, कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड कर रही है। वो सबसे पहले डिपेंड कर रही है उसमें बहने वाले करंट पे, है ना, करंट पर डिपेंड कर रही है। मतलब करंट की मात्रा बढ़ाओगे ऊष्मा भी बढ़ जाएगी, हीटर में करंट बढ़ाओगे ऊष्मा भी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा पैच ये है कि आई स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम बात सेंटेंस क्या बोलेंगे? पहला कि चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। वर्ग लगाना भूल गए तो गलत हो जाएगा आंसर, धारा के वर्ग के अनुपाती होती है। दूसरी बड़ी बात उसने क्या बोली? दूसरी बात बोली कि भैया जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, तार का प्रतिरोध बढ़ाओगे, तार को जैसे लंबा करते जाओगे, लंबा करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना। जैसे जैसे हम, और मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम जो है वो मिश्र धातु का तार ले लेंगे, मिश्र धातु रहेंगे तो उसकी प्रतिरोध भी ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो वो ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न करेगा, हीट ज्यादा जनरेट करेगा। तो इसको कैसे बोला जूल ने? उसमें जूल ने बोला कि जैसे जैसे हम चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें बहने वाले, उसमें उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी, हीट होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। प्रतिरोध बढ़ाओगे हीट बढ़ती जाएगी। तीसरी चीज क्या बोली? टाइम। जितनी टाइम तक विद्युत धारा प्रवाहित करते रहोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ जाएगी, है ना। तो आई होप आपको जूल का तापमान नियम समझ में आ गया। जूल ने क्या बोल दिया? जूल ने बोल दिया कि भैया जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो तीन चीज पे डिपेंड कर रही है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। करंट बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी, जो करंट जिस टाइम के लिए बह रहा है वो टाइम को बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ती जाएगी, है ना। ये आपको शायद जूल का तापमान नियम आप समझ में आ गया। ये बड़ी बात मैंने पिक्चर समझा, इसको लिखना कैसे पड़ता है
उस पर ज्यादा फोकस मत करो, अभी समझने में फोकस करो। समझना आ जाएगा तो लिखना भी बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। लिखना भी बताऊँ, अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ लिखना कैसे पैटर्न होना चाहिए। जूल का तापन नियम लिखने को आता है तो हम कैसे लिखेंगे, किस मार्क में आता है, किस तरह से लिखेंगे, है ना। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से ज्वाइन